गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम सुमित कुमार और मैं आज फिर आपके सामने एक और नया टॉपिक लेकर आया हूं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास में आधुनिक भारत की। और आधुनिक भारत में हमारा पहला टॉपिक रहेगा भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ये हमारा आज का पहला टॉपिक रहेगा। किसी भी एग्जाम के अंदर ये लगभग 2 या 3 नंबर का जरूर पूछा जाता है। अगर हम किसी बड़े लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, जैसे मेंस की परीक्षा, यूपी पीसीएस हो या यूपीएससी हो या बिहार पीसीएस हो, तो 5 या 7 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर बनता है यहाँ से। तो इसे हमको ध्यान में रखकर ही पढ़ना होगा अच्छे से। चलिए शुरुआत करते हैं आज इस टॉपिक की। समझते हैं क्या क्या हुआ और उस समय किस तरह से कंपनियां भारत आई। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे यूरोपीय कंपनियों की। यूरोप के अंदर बहुत सारे देश उस समय जो थे, अब तो ज़्यादा हो गए। उस समय कई देश एक ही साथ, एक देश के अब कई पार्ट हैं, लेकिन उस समय जो यूरोप था वो दुनिया का सबसे धनी महाद्वीप माना जाता था, क्योंकि यूरोप के अंदर जितने देश थे उनका कहीं ना कहीं किसी न किसी राष्ट्र पर उनका अधिकार था। चलिए उसी तरह से भारत भी एक ऐसा ही देश रहा जिस पर यूरोपियों का बहुत से कई सौ वर्ष तक राज रहा। कुछ इस तरह का भारत। ये भारत और भारत की सीमा से सटा हुआ है एशिया का एक और सबसे बड़ा देश चाइना। ये पूरा एशिया महाद्वीप। देखिए यूरोप के अंदर उस समय 1400, हम बात करेंगे 15वीं शताब्दी की। 15वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी मतलब 1401 से लेकर 1499 तक का समय। उस समय यूरोप के देशों का लगभग पूरी दुनिया पर ही राज रहा। अमेरिका और भारत, चाइना, जितने भी आसपास के क्षेत्र थे, सबसे यूरोप व्यापार करता था। यूरोप और एशिया के बीच एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र पड़ता था जिसको अरब बोला जाता था। अरब, इसकी भी अपने आप में एक अलग ही भूमिका रही यूरोपीय कंपनियों का भारत आने का। और यहाँ पर हम एक और महाद्वीप देखेंगे जिसको हम नाम देंगे अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप के मध्य थोड़ा सा एक संकरा मार्ग, और ये यहाँ पर आपका मेडागास्कर। देखिए सबसे पहले सवाल उठता है, यूरोपीय लोग भारत क्यों आए? क्यों इन लोगों को भारत, अपने देश से बाहर निकलने की जरूरत पड़ी? दूसरा सवाल उठता है, कौन कौन लोग ये भारत आए? और तीसरा सवाल उठता है, इनके आने पर भारत में क्या क्या प्रभाव हमें देखने को मिले, स्थितियाँ कैसे बदली इनके आने पर, भारत में क्या क्या परिवर्तन हुए। ये सब वो सवाल हैं जिनका जवाब अक्सर कर एक अच्छे स्टूडेंट या किसी भी इतिहास पढ़ने वाले विद्यार्थी के अंदर ये सवाल जरूर उठते हैं, और इनको समझना ही हमारे लिए ज़रूरी है। इन्हीं से क्वेश्चन निकलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, यूरोपीय लोग क्यों भारत आए? देखिए यहाँ पर एक शहर पड़ता था यूरोप के अंदर ही, जिसको हम बोलेंगे तुर्की। तुर्की का एक देश हुआ एक राज्य हुआ करता था, कुस्तुनतुनिया। ये शहर एक समृद्ध शहर था। सभी सुविधाएं इस शहर के अंदर थी और पूरी तुर्की पर इस शहर का पूरा प्रभाव था।
इसका 1453 ईस्वी में पतन हो गया अचानक ही। दूसरे अरब के कुछ लोगों ने इस पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के पश्चात इस शहर का पूरी तरह से विनाश कर दिया उन लोगों ने और यहाँ पर अपना राज स्थापित किया। जो थे रोमन एम्पायर था यहाँ पर, रोमन, उसको समाप्त किया और मुस्लिम जगत यहाँ पर अपने पैर बैठा चुका था, मुस्लिम जगत। चलिए, ये एक महत्वपूर्ण कारण माना गया क्योंकि एशिया से, पूरे एशिया से जो व्यापार होता था यूरोप के लिए, उसका एक मुख्य रास्ता कुस्तुनतुनिया से होकर जाता था और अरब से, दोनों देशों से। और एक और रीजन हम लेंगे यहाँ पर, यूरोप के अंदर ही एक देश और था जिसका नाम इटली। इटली एक ऐसा देश था, अगर इटली के बारे में चर्चा करें, इटली का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि बिना इटली की इजाज़त के यूरोप के अंदर कोई भी पदार्थ सप्लाई नहीं होता था। पहले इटली पूरे एशिया से माल खरीदता था, उसके बाद यहाँ से एशिया से कच्चा माल लिया सस्ते दामों में, कच्चा माल सस्ते दामों में लेता था और उसे अपनी इच्छा के अनुसार महंगा कर डिमांड के आधार पर ही यूरोप को महंगे दामों में बेचता था। ये इटली का काम था। इसी कारण इटली अत्यधिक समृद्ध होता चला गया इटली। और इटली की समृद्धि से पूरा यूरोप के पूरे देश जैसे पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, वेनिस, नीदरलैंड और ब्रिटेन, ये सभी देश इटली से जलने लगे। और इन्होंने एक विचार लगाया, एक तकनीक लगाई कि क्यों ना हम सीधे ही एशिया जाने का कोई मार्ग ढूंढे। और सर्वप्रथम पुर्तगाल ने यह शुरुआत की, स्पेन ने शुरुआत की कि क्यों ना हम समुद्री रास्ते से भारत और चाइना जाएं। स्पेन का एक नाविक भारत आने की कोशिश करता रहा लेकिन वह असफल रहा। नाम था इसका क्रिस्टोफर कोलंबस। ये निकला था स्पेन से 1480 के आसपास, लेकिन पहुंच गया कहीं और, भारत नहीं आया। दिशा भटकने के कारण यह भारत से विपरीत दिशा में अमेरिका पहुंच गया और इसने वहां जाकर अमेरिका की खोज की, अमेरिका पहुंचने वाले समुद्री रास्ते की खोज की। इसीलिए क्रिस्टोफर कोलंबस को अमेरिका का खोजी कहा जाता है। भारत आने का इसके पश्चात एक और व्यक्ति थे जिन्होंने प्रयास किया, ये बस यहाँ तक आए। इनका नाम था बार्थोलोमियो दियाज। 1488 के आसपास, 1488 के आसपास बस अफ्रीका की एक टापू तक ही पहुंच पाए। इस टापू को इन्होंने नाम दिया कैप ऑफ गुड होप। ये बस इसी तक पहुंच पाए। इसके बाद पुनः इस टापू का नामकरण करने के पश्चात पुनः ये पुर्तगाल पहुंच गए। अब देखिए इसके बाद की घटनाएं क्या हुई। धीरे धीरे हम सभी चीज़ों का ध्यान देंगे, जितने क्वेश्चन इस टॉपिक से बनेंगे वो भी लिखेंगे और जो समझने लायक चीज़ें हैं उन सभी को हम धीरे धीरे समझते चलेंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं। कौन कौन लोग आए। नंबर 1 पुर्तगाली लोग आए। इनके पश्चात भारत के अंदर आपके डच लोग आए, डच लोग दूसरे नंबर पर आए। और तीसरे नंबर पर आपके फ्रांसीसी लोग आए। तथा चौथे नंबर पर आपके ब्रिटिश लोग आए।
ये चारों लोग वे थे जिन्होंने काफी लंबे समय तक भारत पर राज किया, राज करने वाले देश थे। अब हम धीरे धीरे क्रम से इनको पढ़ते चलेंगे। पहले नंबर पर हम पुर्तगाल को पढ़ेंगे। आखिरकार पुर्तगाल लोग किस हद तक सफल रहे। पॉज कर थी। तो शुरू करते हैं पुर्तगाल से। यूरोप का एक देश जो लगभग ये हम मान सकते हैं नॉर्थ साउथ वेस्ट में पुर्तगाल पड़ता है। पुर्तगाल से आने वाले कुछ लोग भारत इस प्रकार आए, ये भारत, और यहाँ पर ये हम मुख्यतः मानेंगे केरल। अफ्रीका महाद्वीप, और आपका ये थोड़ा छोटा बन गया है, अफ्रीका महाद्वीप और मेडागास्कर। देखिए, पुर्तगाल से एक व्यक्ति चला भारत की खोज में, और वो अफ्रीका की सीमा से सटते हुए अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच एक संकरे समुद्री रास्ते से होते हुए भारत के केरल राज्य में पहुंचा। यहाँ पर जिस तट पर वो अपनी जहाज उसने रोका वो था मालाबार तट। यहाँ पर वो ये लगभग 20 मई 1498 को भारत आया। नाम था इसका वास्को डी गामा। यह व्यक्ति भारत आने वाला पहला पुर्तगाली था, प्रथम पुर्तगाली जो भारत आया, वास्को डी गामा। कुछ समय लगभग एक वर्ष रुकने के पश्चात यह पुनः वापस हो गया और फिर 1502 में दोबारा भारत आया। पुर्तगाल पहला व्यक्ति आया। यहाँ पर इसने स्थिति देखी किस तरह से यहाँ पर क्या स्थितियाँ थी, काम करने लायक स्थितियाँ थी या नहीं। भारत के अंदर केरल मसालों के लिए फेमस था, मसाला उत्पादक राज्य था भारत का। और इससे पहले नंबर पर हम इंडोनेशिया को लेंगे। इंडोनेशिया प्रथम पूरी दुनिया में फर्स्ट था मसालों के लिए। लेकिन भारत आने के पश्चात पुर्तगाली लोगों ने देखा कि हम किस प्रकार से यहाँ काम कर सकते हैं। वापस जब ये गया तो इसने वहाँ पर बताया कि वहाँ हम काम कर सकते हैं, और पुर्तगाल से पुनः एक बड़ी संख्या में लोग आए, लगभग 20 या 25 हम मान सकते हैं जो लोग भारत आए। और यहाँ पर आने के पश्चात उन्होंने यहाँ पर अपना एक अड्डा कह सकते हैं हम, अड्डा बनाया, व्यापारिक केंद्र, सही मायने में व्यापारिक केंद्र कहेंगे इसको। एक व्यापारिक केंद्र बनाया जहाँ ही लोग क्या करते थे, पूरे भारत से कच्चा माल खरीदते थे और यहाँ से समुद्री रास्तों के द्वारा ही उसे पुनः पुर्तगाल बेचते थे। पुर्तगाल के अंदर उसको तैयार किया जाता था और फिर उसकी सप्लाई जगह पूरे यूरोप में करते थे। इसी तरह से सभी लोग आए, लेकिन कुछ समय लगभग 10, 20, 30, 40 वर्ष
बीत जाने के बाद इन लोगों ने व्यापार को दरकिनार किया। दरकिनार करते हुए भारत में अपना राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगे।